नॉर्थ कोरिया में आज की तारीख में किम डायनेस्टी की तीसरी पीढ़ी रूल कर रही है। लेकिन अगर हम बात करें नॉर्थ कोरिया में इस डायनेस्टी को स्टार्ट करने वाले किम इल संग की, तो ये जानना काफी दिलचस्प होगा कि आखिर नॉर्थ कोरिया की कमान उनके हाथ में कैसे आई। तो जानने के लिए इस वीडियो में आखिर तक बने रहना। वो तारीख थी 14 अक्टूबर और साल 1945। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग के स्टेडियम में ऑर्गेनाइज एक पब्लिक मीटिंग में किम डायनेस्टी के 33 वर्षीय किम इल संग सोवियत संघ के आर्मी ऑफिसर के रूप में मौजूद थे। वो इस भव्य समारोह में सोवियत संघ की सेना का वेलकम करने के लिए तैयार थे। वो भाषण पढ़ने के लिए मंच पर मौजूद भी थे। उनका लिखा हुआ भाषण भी उनके सामने था। वहां मौजूद एक आदमी ऐसा भी था जिसकी नजर में किम इल संग नीले कपड़ों में किसी चाइनीज रेस्टोरेंट के डिलीवरी बॉय की तरह नजर आ रहे थे। नॉर्थ कोरिया की लैंग्वेज भी ठीक से नहीं आ रही थी और इसके पीछे कारण यह था कि अपनी 33 साल की उम्र में से 26 साल वो निर्वासित रहे थे। उस समय के सोवियत एडमिनिस्ट्रेशन ने नॉर्थ कोरिया में उनके बिहाफ में रूल करने के लिए चो मिन सिक को चुना था, मगर जल्दी स्टालिन और उनके लोगों को समझ में आ गया कि वो चो मिन सिक को एक पपेट की तरह यूज नहीं कर सकते। दरअसल उत्तर कोरिया की बेहतरी के लिए चो मिन सिक ने सोवियत एडमिनिस्ट्रेशन के सामने कुछ ऐसी डिमांड रख दी थी जिसकी वजह से उन्होंने अपना माइंड चेंज कर लिया। भले किम इल संग का पहला भाषण फेल रहा हो, लेकिन नॉर्थ कोरिया पर रूल करने के लिए स्टालिन ने इन्हें चुना। इसके बाद 9 सितंबर साल 1948 को फाइनली नॉर्थ कोरिया में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ कोरिया को स्टैब्लिश कर दिया गया और किम इल संग यहाँ पर रूल करने लगे। इसके बाद किम इल संग ने जापानी सेना से लड़ने के लिए जिन लोगों को तैयार किया, उन्हीं लोगों को मिलाकर कोरियन पीपल्स आर्मी का गठन किया गया। इसके बाद ये साउथ कोरिया पर अटैक करने के लिए रशिया की हेल्प चाहते थे। इसके लिए वो मॉस्को स्टालिन से मिले, लेकिन स्टालिन ने उनसे कहा कि डिफेंसिव मोड में रहो, अगर तुम पर हमला हो तो रिटेलिएट करो। अंडर द लिविंग केयर ऑफ द फादरली लीडर के राइटर ब्रेटल मार्टिन अपने इस किताब में लिखता है, स्टालिन ने किम के अकॉर्डिंग साउथ कोरिया पर अटैक करने के लिए परमिशन तो दे दी, लेकिन इसके साथ शर्त ये रखी कि माओ भी इस हमले के लिए राजी हो। इसके बाद जिम बीजिंग गए और उन्होंने माओ को भी इस हमले के लिए मना लिया। 25 जून 1950 को सुबह सुबह उत्तर कोरिया की सेना ने रूस के 150 T-34 टैंकों को लेकर दक्षिण कोरिया पर हमला कर दिया। यह लड़ाई कुछ दिनों तक चली और उत्तर कोरिया के सैनिकों ने बुसान के कुछ इलाके को छोड़कर पूरे दक्षिण कोरिया पर अपना कब्जा कर लिया। अमेरिका के लिए हमला अनएक्सेप्टेड था और साथ ही एक चैलेंज भी। जापान में अमेरिकी सेना के कमांडर डगलस मैकआर्थर ने तत्काल जवाब देने के लिए सियोल के वेस्ट साइड में इंचियान के पास अपने सोल्जर्स को पहुंचा दिया। लगातार 6 महीने तक लड़ाई चलती रही और फाइनली अमेरिकी सेनाओं ने नॉर्थ कोरिया की सेना को वापस उसी पोजीशन तक खदेड़ दिया जहां से उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया था। इसके बाद आने वाले 2.5 सालों तक दोनों तरफ से युद्ध होता रहा, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। रूस क्यूमिंग्स की किताब द कोरियन वॉर अ हिस्ट्री के अनुसार अमेरिकी सैन्य कमांडर डगलस ने हिरोशिमा नागासाकी पर एटॉमिक अटैक के 5 साल बाद नॉर्थ कोरिया पर अगले परमाणु हमले का डिसीजन ले लिया था। लेकिन फिर इस डिसीजन को बदलते हुए अमेरिका ने उत्तर कोरिया पर 6,35,000 टन के बम गिराए थे, जिनमें से 2 लाख बम केवल प्योंगयांग शहर पर गिराए गए थे। आबादी के हिसाब से देखा जाए तो अमेरिका ने इस शहर में हर एक आदमी के लिए 1 बम गिराया था। इतनी आबादी झेलने के बाद दोनों पक्षों को 27 जुलाई 1953 को सीज फायर के लिए रेडी होना पड़ा। इसके बाद किम इल संग ने अपने देश पर ध्यान दिया, बिखरे और टूटे फूटे कंट्री को एक बार फिर फाइनली बिल्टअप किया और नॉर्थ कोरिया के लोगों पर अपना 100% कंट्रोल हासिल कर लिया। आंद्रे लानकोव ने अपने लिखी एक किताब द रियल नॉर्थ कोरिया लाइफ एंड पॉलिटिक्स इज फेल्ड स्टालिनिस्ट यूटोपिया में लिखा, सुरक्षा एजेंसियों ने हर एक इंसान को अपनी निगरानी में ले लिया था। उत्तर कोरिया एक ऐसी घेराबंदी वाला देश बन गया जहां सरकारी सैनिक कभी भी किसी भी व्यक्ति के प्राइवेसी में एंटर कर सकते थे।
सरकार ने पहाड़ी के दूर दराज वाले इलाकों में ऐसे लेबर कैंप बनाए थे जहां लोगों से सजा के तौर पर काम कराया जाता था और यहां खास तौर से उन लोगों को रखा जाता था जो सरकार के विरुद्ध आवाज उठाते थे। कुल मिलाकर नॉर्थ कोरियन एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने हर एक सिटीजन को लाइफ को अपने कंट्रोल में ले लिया। नॉर्थ कोरिया के उस समय के सोवियत एम्बेसडर वी एवानोव ने अपनी डायरी में लिखा, वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक को किम इल संग को भगवान बनाने पर तुला हुआ था। उन जगहों को भी टूरिस्ट प्लेस बना दिया गया जहां कहीं किम इल संग ने आराम किया था। विशेष रूप से उन जगहों की फिल्में भी बनी थी जहां कहीं किम इल सुंग के पैर पड़े थे। कोल्ड वॉर इंटरनेशनल हिस्ट्री में पब्लिश हुए एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग कई ऐसे इंसिडेंट भी देखे गए जो हैरान कर देते थे। एक आदमी को 5 साल की सजा केवल इसलिए मिल गई क्योंकि उसने अपने बुक पर किम इल सुंग की फोटो प्रिंट वाले न्यूज़पेपर का कवर चढ़ा दिया था। एक आदमी ने किम इल सुंग की मूर्ति को तरफ देखकर ये चिल्लाकर कहा कि आप लोगों को टॉर्चर कर रहे हैं, तो उसे 7 साल के लिए लेबर कैंप भेज दिया गया। साल 1957 में उत्तर कोरिया की पूरी आबादी को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया और इस डिवाइडेशन का बेसिस था किम इल संग के प्रति डिवोशन। आबादी के 20% वर्ग को विरोधी करार दिया गया। इसके बाद दूसरा वर्ग था जिसे ढुलमुल वर्ग कहा गया, यानी जिसका किम डायनेस्टी में डिवोशन पूरी तरह से कंफर्म नहीं था। उसके बाद मूल वर्ग उसे कहा गया जो पूरी तरह से किम डायनेस्टी को लेकर डिवोटेड था। इस डिवाइडेशन के बाद पूरी की पूरी नॉर्थ कोरियन पॉपुलेशन में पार्शियलिटी का जो अमानवीय खेल खेला गया उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। किम इल संग के प्रति वफादारी के आधार पर ही यही तय होता था कि इन्हें जिंदगी जीने के लिए कितना राशन मिलेगा, कहाँ रहेंगे, क्या सुविधाएं मिलेंगी और बच्चों की परवरिश कैसे होगी। लोगों पर म्यूजिक सुनने, बीथोवेन सुनने, थिएटर वगैरह पर बैन लगाए गए। जिन लोगों पर विरोधी होने का शक होता था उन्हें भी प्योंगयांग छोड़कर दूर दराज के इलाकों में रहने के लिए मजबूर किया गया। ये सारी चीजें नॉर्थ कोरिया में पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे को ट्रांसफर होती चली आ रही है। साल 1956 में नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में एक क्रांतिकारी म्यूजियम तैयार किया गया जो कि लगभग 5000 एकड़ के एरिया में बनाया गया था। यहाँ पर किम इल संग की 12 आदम कद मूर्तियां बनाएगी। इस म्यूजियम के बनने के 15 साल बाद इस पूरे एरिया को 10 गुना बढ़ा दिया गया और ये 50,000 एकड़ में फैल गया। म्यूजियम के बाहर इन्हीं की 20 फुट ऊंची मूर्ति बनाई गई थी जिसमें वो अपनी कमर पर हाथ रखे खड़े हैं। इस मूर्ति के ऊपर फ्लड लाइट लगाएगी ताकि इसे कई किलोमीटर दूर से देखा जा सके। इस म्यूजियम में जापान विरोधी गतिविधियों को दिखाया गया। इस म्यूजियम में किम इल संग के द्वारा यूज की गई पर्सनल चीजें भी रखी गई, उनके दस्ताने, पर्स, बेल्ट, जूते वगैरह। नॉर्थ कोरिया में बिकने वाली हर किताब में किम इल संग की किताबें की बातें लिखी गई। वो किताब इंजीनियरिंग से रिलेटेड है और फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से। हर किताब में किम इल संग के द्वारा किए गए काम का डिस्क्रिप्शन जरूरी होता था। साल 1968 में सरकार ने देश में मौजूद तमाम विदेशी किताबों को जब्त कर लिया। किम इल संग नॉर्थ कोरिया लीडर नाम की किताब के राइटर डे सूक सन लिखा कि साल 1968 में किम ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति पार चुंग की हत्या के लिए अपने यहाँ से कमांडो का दल भेजा। हालांकि वो सक्सेस नहीं हो पाए और कुछ कमांडो घटना स्थल पर ही मारे गए। इस घटना के कुछ दिन बाद प्योंग ग्लो नाम की एक अमेरिकी स्पाई बोट को पकड़ लिया गया। चालक दल के 80 सदस्यों को यातनाएं दी गई और उन्हें जेल में बंद करके रखा गया। किम ने पब्लिकली अपने लोगों को इस काम के लिए बधाई दी, लेकिन एक लंबी टॉक प्रोसेस के बाद इन सभी लोगों को छोड़ा गया तो किम ने अपने 12 जनरल्स को बर्खास्त कर दिया। दिसंबर 1972 में किम को पार्टी अध्यक्ष के साथ साथ प्रेसिडेंट भी बना दिया गया। उनके नाम एक बिल्ला जारी किया गया जो नॉर्थ कोरिया के हर व्यक्ति को अपने कपड़े में बाईं तरफ रखना जरूरी है। किम की 60 एनिवर्सरी के बाद अब टेलीविजन पर किम के वीडियोस दिखाए जाने लगे। ये खबरें चलने लगी कि लोग फैक्ट्री में एंट्री और एग्जिट के समय किम की मूर्ति को नमस्कार करते थे। 8 जुलाई 1994 को 82 साल की उम्र में किम इल संग की मौत हो गई। पब्लिक में ये बताया गया कि महान हृदय ने अब काम करना बंद कर दिया। 10 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई। इस दौरान लोगों को रोते हुए वीडियो रिकॉर्ड किए गए। साथ ही यहाँ की खुफिया पुलिस लोगों के चेहरे को गौर से देखती थी। जो रोने का ड्रामा करता है उसके लिए सजा का हंटर तैयार रहता। ये थी नॉर्थ कोरिया में किम डायनेस्टी के संस्थापक किम इल संग की कहानी। इस वीडियो पर आपकी राय का इंतजार रहेगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।